हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने जल का एक अहम भाग आपके समक्ष ला रहे हैं। तो देखते हैं जल के बारे में, जल की अवस्था। क्लियर? तो जल के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। अब देख रहे हैं जल की अवस्था कौन कौन सी है। तो देख लें, पहला है आपका ठोस, दूसरा है आपका द्रव और तीसरा है आपका गैस। तो ठोस जो है आपका बर्फ के रूप में है, द्रव के रूप में जो नदी और तालाब महासागर है, और गैस के रूप में आपका क्या है तो जलवाष्प है। ये जल की 3 अवस्था है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है आपका जल के प्रकार। तो जल के प्रकार में पहला है आपका कठोर जल। तो कठोर जल के बारे में देखते हैं। जिस जल में खनिज तत्वों की मात्रा अधिक होती है ऐसे जल कठोर जल कहलाते हैं। जिस जल में खनिज तत्वों की मात्रा अधिक हो जाए वो क्या होते हैं, कठोर जल होते हैं। अब आगे देखते हैं हम। दूसरा खंड है, यह जल साबुन के साथ कम झाग देता है। यह जल साबुन के साथ कम झाग देता है तथा पीने योग्य नहीं होता। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। जानकारी स्पष्ट हो गई ना भैया? चलिए अब आगे देखते हैं हम। दूसरा है आपका मृदु जल। अब इसको देखते हैं। इस जल में खनिज तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इस जल में खनिज तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। यह जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। क्लियर? साबुन के साथ आसानी से झाग कौन देता है तो आपका मृदु जल देता है। क्लियर? और आगे है आपका, यह जल पीने योग्य होता है। मृदु जल आप पी सकते हैं और इसमें जो है सोडियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड घुले होते हैं। क्लियर? और आपको बता दें 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। और पानी का घनत्व तो कितना होता है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अधिकतम माना जाता है। पानी का घनत्व जो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम माना जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम प्रदूषण। प्रदूषण को हम समझ लें। प्रदूषण को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं तो पॉल्यूशन कहते हैं। तो वायुमंडल में हमारे चारों तरफ अवांछनीय पदार्थों का पाया जाना प्रदूषण कहलाता है। हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में जो भी अनैच्छिक माफ़ कीजिएगा अवांछनीय पदार्थ, क्लियर, अवांछनीय पदार्थ का जो है हमारे वायुमंडल में घुल जाना क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। क्लियर? आगे है आपका प्रदूषण जल, स्थल, वायु तीनों स्तरों में पाया जाता है। समझ गए ना? और आगे है आपको बता दें, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो वो जो है नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक ना? ये जो है इंग्लिश में है नीरी। ठीक ना? तो ये शब्द आपको ना देकर नीरी पूछ ले तो ये वही चीज़ है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक ना? तो जो है नीरी का जो है मुख्यालय कहाँ पर है तो नागपुर में है। नागपुर कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र राज्य में है। क्लियर? और आगे है आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये आपका कहाँ पर है तो भोपाल में है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए अब आगे है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ये आपका
देहरादून में है। लेकिन आपको बता दें, ये जो तीनों प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो है आपका ये जो है तीनों प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आपके टेट के एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे आपका क्या है, तो जल प्रदूषण है। क्लियर? आगे है जल प्रदूषण। अब इसके बारे में देखते हैं। मीठा जल पीने योग्य होता है। मीठा जल पीने योग्य होता है। सामान्य जल में कुछ तत्व मिले होते हैं। सामान्य जल में कुछ तत्व मिले होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयरन, मैग्नीज, मिनरल वाटर में इन सब की समुचित मात्रा होती है। समझ गए ना? चलिए अब आगे देखते हैं हम। कुछ तत्व बाहर से आकर जल में मिल जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे हानिकारक तत्व में आपको बता दें, ये आपका आर्सेनिक है ना, तो ये जो है आपका क्या है, बहुत ही विषाक्त चीज़ है, तो ये आपको परेशान करता है। और आगे देखते हैं हम जल प्रदूषण के कारणों को हम पता लगाएं। कैसे लगाते हैं? रासायनिक उर्वरकों से जल प्रदूषण। नाइट्रेट तथा फास्फेट साधारण उर्वरकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये वर्षा में मिट्टी के साथ बहकर नदी नालों में मिल जाते हैं तथा जल को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। क्लियर? उद्योगों का कचरा, सीवेज से निकला हुआ पानी, कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव, इसको पेस्टिसाइड कहते हैं। और इसमें जो है आपका DDT, एंड्रायन और डिल्ड्रेन, तो ये जो है आपके कीटनाशक पदार्थ हो गए। क्लियर? और एक आपका है साबुन। बात समझ में आई ना, कि जो जल को प्रदूषित करने वाले जो है प्रमुख हानिकारक जो है पदार्थ हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। विभिन्न तत्वों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। विभिन्न तत्वों का जो है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव ये कैसे पड़ता है, इसको हम देख लें। तो इसमें कुछ हम रोगों को बता रहे हैं आपसे। ये देखिए, पहला आपका है आर्सेनिक। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग होता है। कि कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग, जो कैंसर का रूप में वो परिलक्षित होता है। आर्सेनिक जो है ब्लैक फुट रोग इससे होता है, जो कैंसर के लिए है। और आगे आपका सीडी का मतलब कैडमियम, इससे कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है। कैडमियम से आपका इटाई रोग होता है, जिसमें आपका हाई प्रेशर BP जो इसे कहते हैं, वो है आपका कैडमियम से इटाई रोग। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में बना है। अभी हम बताएंगे कौन सा एग्ज़ाम में आपके आया था। और तीसरे नंबर पर आपका फ्लोराइड, जो कि दांतों का फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोराइड से दांतों का फ्लोरोसिस रोग जो है हो जाता है। तो ये जो है, जो विभिन्न तत्व हैं आर्सेनिक, कैडमियम, ये जो है मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं और जो ये रोग उत्पन्न करते हैं, जो कि आपके सामने हमने आपसे बताया। आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, कैडमियम से इटाई रोग, फ्लोराइड से दांतों का फ्लोरोसिस रोग, और पारा से यही आपका प्रश्न बना था, मिनी माता रोग। ये आपका शायद संभवतः 2018 के टेट के एग्ज़ाम में आया था। क्लियर? तो ये पारा से जो है आपका मिनी माता रोग होता है। इसमें अत्यधिक विषैला ये होता है और तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम। सीसा यानी PB, इससे जो है आपका एनीमिया रोग होता है। और आगे आपका है क्रोमियम।
क्रोमियम से आपका चर्म रोग होता है, क्लियर। और नाइट्रेट से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्लियर। नाइट्रेट से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसे आप कुपोषण का संज्ञा देते हैं। और जल प्रदूषण को हम BOD में मापते हैं, बायो ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है आपका BOD। यह जल प्रदूषण के लिए प्रयोग किया जाता है। और BOD का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्लियर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अब आगे देखते हैं हम। प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन का अनुपात कम हो रहा होता है। प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन का अनुपात जो है गिरता चला जा रहा है। और ऑक्सीजन की कमी से जलीय जंतु समाप्त हो जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से जलीय जंतु समाप्त हो जा रहे हैं। आपको हम एक बहुत ही उम्दा उदाहरण दे रहे हैं। आप लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र से होते हुए सुल्तानपुर होते ही, जो कि गंगा में नदी में मिलने वाली एक नदी है आपकी गोमती नदी। आपने देखा होगा गोमती नदी में, आपसे बता दें कि उसमें अभी हाल ही में उस पर रिसर्च किया गया था। तो उस नदी में हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसमें लखनऊ शहर से लेकर लखनऊ के पूरा जो ज़िला है, लखनऊ ज़िला आपका, उस ज़िले के पूरे कचड़े उस गोमती नदी के में गिराया जाता है। और वहाँ से जो है नदी प्रदूषित हो, एकदम उसका पानी आप देखेंगे तो एकदम ब्लैक है। और हमने देखा था कि उसमें मछलियाँ जो है वो मर गई हैं, और मर कर जो है ऊपर की तरफ पानी के साथ बहते हुए जा रही हैं। वो उसमें मर जा रही हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। और साथ ही साथ जो कूड़े कचड़े आ रहे हैं, साबुन का जो ये आर्सेनिक की मात्रा जो बढ़ जा रही है, उसे मछलियाँ खा रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये पारा भी जा रहा है उसमें जो है, क्लियर। तो इससे जो है खा के मछलियाँ मर जा रही हैं। और यही चीज़ें जो मछलियाँ खाती हैं उसको जो है मनुष्य भी उसका भक्षण कर रहा है। इसलिए जो है मनुष्य के अंदर जो है एक पारा नाम की बीमारी जो है इससे जो है हो जा रही है, मिनी माता रोग, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको जापान देश में ये जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ था, मिनी माता रोग, जो कि ये मछलियों के द्वारा हो रहा है। समझ गए ना आप बात को। चलिए अब आगे देखते हैं। BOD जल में ऑक्सीजन की कमी को प्रदर्शित करता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में ऑक्सीजन की कमी को प्रदर्शित करता है कि कितनी मात्रा जो है पानी में स्थित है और कितनी नहीं है, इसका लेवल कितना होना चाहिए, ये जो है BOD के माध्यम से हम जानते हैं, समझ सकते हैं। और आगे आपका है BOD का स्तर जितना ऊंचा होगा जल प्रदूषण उतना अधिक होगा। BOD का स्तर 10 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए, 10 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप बात। यह जो है जितना इसका स्तर, इसका मानक होगा 1 2 3 4, जब जितना लास्ट उसकी डिजिट होगी उतना डिजिट तक, जितना ऊपर तक दिखाएगा, तब वो आप समझ लीजिए कि प्रदूषण जो है इस पानी में सबसे ज़्यादा है। और हमने आपके सामने गोमती नदी का उदाहरण दिखाया, और आप खुद जाके देखिए मछलियाँ मरी जो कि पानी के ऊपर बहते हुए जा रही हैं। उनका जो है पेट ऊपर की तरफ और शरीर जो है उनकी नीचे की तरफ। ये चीज़ आप खुद देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम। जल में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जल में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे ऑक्सीजन माफ कीजिएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD कहते हैं।
अब तक आपने BOD को जाना, अब आप COD को भी जानते रहिए। समझ गए ना? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंगा एक्शन प्लान। ये जो है आपका कब आया? तो 1985 में आया, गंगा एक्शन प्लान, GAP। समझ गए ना? चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। 1985 में गंगा एक्शन प्लान का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा विद्युत शवदाह गृह की स्थापना की गई। समझ गए ना बात को? और आगे है आपका, यह परियोजना 15 वर्ष तक लगातार चली, लेकिन प्रदूषण यथावत रहा। ये जो गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया था, ये जो है विद्युत जो शवदाह किए जाते हैं, मतलब जो शरीर डेड बॉडी होती है ना, उसका शवदाह जो विद्युत के माध्यम से किया जा रहा था, और साथ ही साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो है ये दोनों चीज़ों की जो है स्थापना की गई थी। और इस परियोजना में 15 वर्ष तक ये जो है लगातार चली, लेकिन जो है ये प्रदूषण जो है अपने स्थान पर यथावत रहा, स्थिर रहा। और आगे आपको बता दें हम, वर्ल्ड बैंक तथा जापान दोनों गंगा एक्शन प्लान में जो है सहयोग कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और जापान, जो कि ये दोनों देश दोनों जो है एक साथ मिलकर गंगा एक्शन प्लान में अपना सहयोग कर रहे हैं। और आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक का जो है मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दोनों नाम एक ही है ना, परेशान ना होइएगा, वाशिंगटन DC। क्लियर? और आगे है DC का मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। चलिए अब आगे देखते हैं। पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा, पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो जो है आर्सेनिक आपको नुकसान पहुंचाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ से आपका एक प्रश्न बना था, प्रश्न हमें क्लियरिटी याद नहीं है, लेकिन इतना याद ज़रूर है कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था, टेट के एग्ज़ाम में ही आया था, ठीक ना? पूछा था कि भारत के किस राज्य में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा है। प्रश्न शायद कुछ इसी तरह था। तो पश्चिम बंगाल राज्य में जो कि आर्सेनिक की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रदर्शित हुई थी। तो ये चीज़ आपके वहाँ ऑप्शन में ये चीज़ दिया था। प्रश्न क्लियरिटी तो याद नहीं, लेकिन प्रश्न इसी तरह कुछ था। तो 2017 या 18 के आसपास ये एग्ज़ाम में आपके दिया था, इसलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके यहाँ से बन गए थे आर्सेनिक पर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है आपका पानी में क्लोराइड की मात्रा। पानी में ध्यान दीजिएगा, अब तक आपने आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा जो है 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर देखिए आप पीने योग्य पानी में। अब वहीं दूसरे नंबर पर है आपका पानी में क्लोराइड की मात्रा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। समझ गए ना? और आगे आपका भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो आर्सेनिक है एवं क्लोराइड है। क्लियर? और इसमें इम्पोर्टेंट हमने दिया है आपको, ये चीज़ आपका प्रश्न जो है आपके मॉडल पेपर में हम इसको पढ़ें। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दोनों आपके मॉडल पेपर में टेट के दिए गए थे। क्लियर? तो आज हमने जो है समस्त चीज़ों को हमने वाटर से संबंधित आपसे हमने चर्चा की, प्रदूषण के बारे में, ठीक ना? तो आज आपका ये वीडियो आपको बहुत ही आनंद एवं रुचिकर पूर्ण लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। अगले भाग में हम पुनः उपस्थित होंगे आपके सामने। तो अपना एक बहुमूल्य वोट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।